नेपाल की सड़कों पर फिर से पुरानी कहानी गूंज रही है कि राजा को वापस लाओ, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। आखिरी राजा थे ज्ञानेंद्र शाह। 1768 से लेकर 2008 तक यानी 240 साल तक वहां राजा सिर्फ राजा नहीं था, लोग उसे भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। 2001 में एक खौफनाक रात आई, पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई। कहते हैं कि राजकुमार ने सबको मार दिया और खुद आत्महत्या कर ली। वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र को गद्दी मिली। ज्ञानेंद्र ने 2005 में सोचा कि अब खुद कमान संभालनी पड़ेगी, मगर जनता भड़क उठी। नारा था कि राजा को हटाओ, लोकतंत्र लाओ। फिर 2008 में संसद ने कहा कि जब राजा की जरूरत नहीं अब है, ज्ञानेंद्र को महल छोड़ना पड़ा और नेपाल रिपब्लिक बन गया। एक ऐसा देश बना जो रिपब्लिकन था। लोगों ने सोचा लोकतंत्र आएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2008 से अब तक 17 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे कि लोग कहते हैं कि राजा को तू हटा दिया, लेकिन अब हर एक नेता अपने इलाके का छोटा राजा बना हुआ है। लोग कहने लगे हैं कि जब राजा था तो कम से कम एक छत थी जो सबको जोड़ती थी। प्रजातंत्र नाम की एक पार्टी है जो वहां पर राजशाही के समर्थक शुरुआत से रही। हालांकि उसको कभी भी वहां के चुनाव में 3 से 5% से ज्यादा का वोट मिला नहीं है, लेकिन उसने आंदोलन की कमान संभाली कि राजा लाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। कुछ दिन पहले ज्ञानेंद्र काठमांडू लौटे तो हजारों लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया, जैसे कोई पुराना हीरो वापस आया हो। मगर बात सिर्फ राजा की नहीं है। जो लोग बवाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। उनका मानना है कि सेक्युलर बनकर के देश अपनी जड़ों से कट गया और इसमें चीन का भी एंगल है। 2006 का वो आंदोलन जिसे राजा को हटाया, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें चीन की चाल थी। माओवादियों को ताकत दी गई। नेपाल में सड़कें, हवाई अड्डे का काफी जगह पर चीन का पैसा लगा। कुछ को लगता है कि चीन चाहता है कि नेपाल कमजोर रहे ताकि उस पर हावी वो आराम से हो सके, मगर अब शायद लोग किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। इस पूरे सीन में हो गई है राजा की एंट्री। ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू में लौट आए, लेकिन आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अगर ये आंदोलन भटक गया और लोग आपस में लड़ गए तो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। क्या राजा नेपाल को बचा सकते हैं? ये लाख टके का सवाल और 100 बात की एक बात है। वैसे नेपाल के राजा और गुरु गोरखनाथ के श्राप की कहानी भी एक लोकप्रिय किंवदंती है जिसका जिक्र होता है, जो नेपाल के इतिहास और गुरु गोरखनाथ की महिमा से जुड़ी है। ये जो कहानी है वो आधुनिक नेपाल के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह और गुरु गोरखनाथ के बीच एक कथित मुलाकात पर आधारित है। ये कहानी मुख्य रूप से मौखिक परंपरा और लोक कथाओं के माध्यम से प्रचलित है। इसे नेपाल के गोरखा साम्राज्य और पतन से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब पृथ्वी नारायण शाह नेपाल को एकीकृत करने के अपने अभियान पर थे, उनकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ थे, जिन्हें नाथ संप्रदाय का महान योगी और नेपाल के गोरखा क्षेत्र का संरक्षक माना जाता है। उस समय पृथ्वी नारायण शाह एक युवा राजकुमार थे और अपने राज्य विस्तार की योजना बना रहे थे। किंवदंती के मुताबिक गुरु गोरखनाथ ने पृथ्वी नारायण शाह की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने राजकुमार से कहा कि वो उनके सामने रखे दही को अपने अंजुली से पिए। पृथ्वी नारायण शाह ने कोशिश की, लेकिन दही पीते समय कुछ बूंदें उनके पांव पे गिरी। ये देख करके गुरु गोरखनाथ जो है नाराज होते हैं। उन्होंने पृथ्वी नारायण को अपना परिचय दिया और कहा कि वो उनके असफल प्रयास से नाराज है। फिर उन्होंने श्राप दिया कि इस भूभाग पर तुम्हारे वंश का शासन उतनी ही पीढ़ियों तक चलेगा जितनी उंगलियां तुम्हारे पैरों में है, यानी उनके वंश का शासन केवल 10 पीढ़ियों तक सीमित रहेगा, क्योंकि मानव के पैर में 10 उंगलियां होती हैं। हालांकि पृथ्वी नारायण शाह ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में क्षमा मांगी और उनकी भक्ति दिखाई। इससे प्रसन्न होकर के गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो नेपाल को एकीकृत करने में सफल होंगे। कथा के मुताबिक यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ और पृथ्वी नारायण शाह ने 46 छोटी छोटी रियासतें उन्हें मिलाकर एक संयुक्त नेपाल राज्य की स्थापना की, जिसकी नींव 18 शताब्दी में पड़ी। श्राप का सच होना, लोक कथा के मुताबिक ये श्राप भी सच साबित हुआ। पृथ्वी नारायण शाह से शुरू हुआ शाह वंश 10 पीढ़ियों तक चला। 31 जनवरी 1972 को जब वीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के राजा बने तो शाह वंश की 10वीं पीढ़ी थे। इसके बाद 1 जून 2001 को नेपाल के शाही नरसंहार में तत्कालीन राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हो जाती है। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह राजा बने। हालांकि 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई। इस तरीके से शाह वंश का शासन 10 पीढ़ियों के बाद वास्तव में समाप्त हुआ, जिसे लोग गुरु गोरखनाथ के श्राप से भी जोड़ते हैं। कहानी का महत्व कथा नेपाल के लोगों के बीच गोरखनाथ के प्रति गहरी आस्था को दिखाता है। गोरखनाथ को गोरखा साम्राज्य के आध्यात्मिक संरक्षक के तौर पर देखा जाता है और उनके नाम पर ही गोरखा जिला और गोरखा जाति का नाम पड़ा। कुछ लोग इसे मात्र मिथक कहते हैं, जबकि लोग इसे विधि विधान और गुरु गोरखनाथ की अलौकिक शक्ति कहते हैं।
ये कहानी आज भी नेपाल की संस्कृति और इतिहास का एक रोचक किस्सा बनी हुई है।